साल था 1609। इटली के महान एस्ट्रोनॉमर और फिजिसिस्ट गैलीलियो गैलीलियो वो पहले व्यक्ति बने जिन्होंने टेलीस्कोप की मदद से आसमान को ऑब्जर्व किया था। उस समय इंसान पृथ्वी की उलझनों में ही फंसा हुआ था, लेकिन फिर हमने जाना एक अनंत संसार के बारे में। हमने जाना कि हम इंसान तो इस असीम ब्रह्मांड का बस एक छोटा सा हिस्सा है। ये दुनिया न केवल नई नई चीजों को जानने और उन्हें देखने का अवसर थी, बल्कि इसके हर कोने में ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हुए थे जो न सिर्फ उस समय बल्कि आज के आधुनिक इंसान के लिए भी अनसुलझे रहस्य बने हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको अंतरिक्ष के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए अनसुलझे सवाल बने हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम इंसान जो कुछ भी आसमान में देख रहे हैं और जो भी चीजें अंतरिक्ष में ऑब्जर्व करते हैं वो सभी नॉर्मल मैटर से बनी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नॉर्मल मैटर हमारी यूनिवर्स का सिर्फ 5% ही है। बाकी के 95% में 68% डार्क एनर्जी और 27% डार्क मैटर आते हैं। साइंटिस्ट इन दोनों चीजों के वजूद पर मोहर लगाते हैं, लेकिन हमने ना तो इन्हें कभी देखा है और ना ही हम उनके बारे में कुछ खास जानते हैं। जब हम अंतरिक्ष में तेजी से घूम रही किसी दूर की गैलेक्सी को देखते हैं तो हमारे मन में हमेशा ये सवाल आता है कि इतनी तेजी से घूमने के बाद भी इसके स्टार इससे अलग क्यों नहीं होते। यही सवाल साइंटिस्ट्स के दिमाग में भी आया था। अलग अलग ऑब्जर्वेशन से ये पता चला है कि किसी भी गैलेक्सी का जो एस्टिमेट मास होता है वो उसमें प्रेजेंट नॉर्मल मैटर से काफी ज्यादा पाया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो एक गैलेक्सी में हमें जो भी चीजें दिखती हैं, उनका टोटल मास गैलेक्सी के अनुमानित मास से काफी ज्यादा होता है। लेकिन कैसे? यही सवाल डार्क मैटर के कॉन्सेप्ट को जन्म देता है। वैज्ञानिकों के अनुसार डार्क मैटर हमारे नॉर्मल मैटर के कंपैरिजन में किन्हीं अननोन पार्टिकल का बना हुआ होता है। इन पार्टिकल्स को हम ना तो देख सकते हैं और ना ही स्टडी कर सकते हैं। वैसे क्या कभी आपने सोचा है, जब हमारा सूर्य, बृहस्पति, पृथ्वी और सोलर सिस्टम के दूसरे ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में इतना बड़ा है, तो ये इन सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी ग्रेविटी से अट्रैक्ट क्यों नहीं करता? तो दोस्तों, ऐसा है कि अगर सूर्य ऐसा करने लगे तो सोलर सिस्टम में सिर्फ सूर्य ही बचेगा। इस तरह अगर ब्रह्मांड में मौजूद सारे बड़े ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे तो एक समय ऐसा आएगा जब ब्रह्मांड का सारा मास एक जगह पर केंद्रित हो जाएगा। आज से 1370 करोड़ साल पहले हुए बिग बैंग एक्सप्लोजन के बाद से ही यूनिवर्स लगातार फैल रहा है और इसका फैलाव स्थिर न होकर गतिशील है, यानी कि इसके फैलाव का रेट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके पीछे का कारण है डार्क एनर्जी। लॉ ऑफ ग्रेविटी में हमें जो भी कंफ्यूजन है, डार्क एनर्जी उन सभी का सॉल्यूशन है। एक तरफ जहां ग्रेविटी दो ऑब्जेक्ट्स को आकर्षित करती है, वहीं डार्क एनर्जी इन्हें दूर ले जाती है। कोई नहीं जानता कि डार्क एनर्जी कैसे बनती है और उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, लेकिन इसका अस्तित्व हमारे इस ब्रह्मांड के लिए जरूरी माना जाता है। अभी हाल ही में 1 दिसंबर 2020 को साउथ अमेरिका के पियरेटो रिको में स्थित अरेसीबो रेडियो टेलीस्कोप प्लेटफॉर्म क्रैश के कारण डिस्ट्रॉय हो गया और हमने 50 साल से भी ज्यादा पुराने इस रेडियो टेलीस्कोप को गवा दिया। 16 नवंबर 1974 को इसी टेलीस्कोप से वर्ल्ड फेमस अरेसीबो मैसेज को पृथ्वी से 25,000 लाइट ईयर्स दूर हरक्यूलिस कॉन्स्टेलेशन में स्थित मेसियर ऑब्जेक्ट 31 ग्रेट ग्लोबल क्लस्टर की ओर भेजा गया था। इस मैसेज को कार्ल सेगन और फ्रैंक ड्रेक नाम के 2 अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर्स ने मिलकर लिखा था। इसमें इंसानों के बॉडी स्ट्रक्चर, हमारी डीएनए, हमारी पृथ्वी और सोलर सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई थी। इस मैसेज को भेजने का मकसद न सिर्फ एलियन से कांटेक्ट स्थापित करना था, बल्कि फ्यूचर के एलियन सिविलाइजेशन को आज के इंसानों के बारे में इंफॉर्मेशन देना था। आपको बता दें कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेडियो मैसेज था और ये 25,000 साल बाद अपनी मंजिल पर पहुंचेगा।
वैसे बात जब एलियंस की आती है तो इसकी मौजूदगी अंतरिक्ष का सबसे बड़ा रहस्य है। फ्रैंक ड्रेक ने डार्क इक्वेशन के माध्यम से सिर्फ हमारी मिल्की वे में ही हजारों एलियन सिविलाइजेशन के होने की बात कही थी, लेकिन एनरिको फर्मी का दिया हुआ फर्मी पैराडॉक्स इस बात पर सवाल खड़े करता है। फर्मी पैराडॉक्स के अनुसार अगर एलियन सच में मौजूद हैं, तो आखिर वो है कहाँ और हम इंसान आज तक उनसे क्यों नहीं मिल पाए? ये सवाल कभी न कभी तो आपके दिमाग में भी उठे होंगे कि क्या हम इंसान इस असीम ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले हैं? ये ख्याल भी काफी डरा देने वाला है। हम इंसानों ने ऐसे कई प्लैनेट खोज निकाले हैं जहाँ पर जीवन संभव है। जू हाइपोथेसिस नाम की एक हाइपोथेटिकल थ्योरी में कहा गया है कि अगर किसी जगह पर जीवन की संभावना है तो वहाँ पर जीवन जरूर संभव होगा और विकसित भी होगा। साथ ही इसमें ये भी कहा गया है कि इस ब्रह्मांड में हम इंसानों से भी कई गुना ज्यादा एडवांस एलियन सिविलाइजेशंस रहती हैं। उन एलियंस के लिए हमारी पृथ्वी एक ऑब्जर्वेटरी यानी कि प्रयोगशाला की तरह है, जहां पर उन्होंने हम इंसानों को एक्सपेरिमेंट के लिए रखा हुआ है। एलियंस चाहते हैं कि हम इंसान खुद ही अपने आप को विकसित करें और इंटेलिजेंस के उस लेवल तक पहुंच जाएं, जब हम उनसे मिलने लायक हो जाएं। हालांकि ये एलियंस से जुड़ी एकमात्र थ्योरी नहीं है। पिछले कई 100 सालों के इतिहास में हमने कई ऐसी घटनाओं के बारे में सुना है जहां पर लोग एलियंस और उनके यूएफओ को देखने के दावे करते हैं, लेकिन आखिर में इन दावों को कभी आंखों का धोखा तो कभी कोई अननोन नेचुरल फेनोमेना कहकर दबा दिया जाता है। हमारे प्राचीन लिटरेचर और आर्ट में भी हमें कई जगहों पर एलियंस या तारों से आने वाले जीवों का जिक्र मिलता है, लेकिन तमाम चीजों के बाद भी हमारे पास एलियन के होने के कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अंतरिक्ष से जुड़ा एक और दिलचस्प रहस्य है मॉन्स्टर कहे जाने वाले ब्लैक होल का। साइंस फिक्शन मूवीज और स्पेस से जुड़ी डॉक्यूमेंट्रीज में आपने इन दैत्यों को ग्रहों, सितारों और यहाँ तक कि गैलेक्सी को तक निगलते हुए देखा होगा। जो भी चीज ब्लैक होल के करीब जाती है, सबसे पहले तो उसका स्फटिकाइजेशन हो जाता है। स्फटिकाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का एक रस्सी की तरह लगातार खींचते ही जाना, और इस तरह ब्लैक होल्स ऑब्जेक्ट्स को निगल जाते हैं और उनके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कोई नहीं जानता कि इसके बाद वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर जाते हैं। ब्लैक होल्स का आकार एक बिंदु के आकार से लेकर हमारे सूर्य से करोड़ों गुना बड़ा हो सकता है। हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी सैजिटेरियस ए नाम का एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है। साल 2019 में हमने पहली बार किसी ब्लैक होल की तस्वीर खींची थी। ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद ऑब्जेक्ट का क्या होता है और क्या ये ब्लैक होल सच में इतने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ये दोनों ही बातें आज भी रहस्य बनी हुई हैं। भारत के एस्ट्रोनॉमर राजकुमार पथरिया और ब्रिटिश मैथमेटिशियन इरविंग जॉन गुड के द्वारा दिया गया ब्लैक होल कॉस्मोलॉजिकल मॉडल की माने तो हर ब्लैक होल के अंदर एक और यूनिवर्स होता है। हालांकि ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है और इसका कोई भी प्रैक्टिकल प्रूफ हमारे पास नहीं है। वैसे आपको बता दें कि हम इंसान भले ही 2019 में जाकर ब्लैक होल की पहली तस्वीर ले पाए हों, लेकिन सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जीवन में ही ब्लैक होल की मौजूदगी को मैथमेटिकली प्रूव कर दिया था। आज हम हजारों ब्लैक होल्स के बारे में जानते हैं और ये बात साबित करती है कि आइंस्टाइन ने हमें जो भी बताया वो बिल्कुल सच है। पर दिलचस्प बात तो ये है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ब्लैक होल के साथ साथ व्हाइट होल की भी परिकल्पना की थी। एक तरफ जहां ब्लैक होल मैटर और लाइट को अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है, वहीं व्हाइट होल ठीक इसके अपोजिट होते हैं और ये अपने अंदर से लाइट और मैटर को बाहर निकालते हैं। व्हाइट होल्स के अंदर कुछ भी नहीं जा सकता। आइंस्टाइन के अनुसार ब्लैक होल को ढूंढना बेहद कठिन है, लेकिन व्हाइट होल्स काफी आसानी से मिल सकते हैं। असल में तो बिल्कुल इसका उलट ही है। हम ब्लैक होल को तो ढूंढ चुके हैं, लेकिन आज तक हम व्हाइट होल के अस्तित्व के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो दोस्तों, ये थे अंतरिक्ष के कुछ अनसुलझे रहस्य। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं?
हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल अद्भुत मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा आगरकर। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।